हेलो बच्चों। तो अपन गाउस लॉ को डिस्कस कर रहे थे बच्चों और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने पहली एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था कि लॉन्ग लीनियर कंडक्टर था, है ना, लीनियर वायर था जिसके लिए अब उसके ऊपर चार्ज था और यूनिफॉर्मली चार्ज होने के कारण हमने किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। फिर नेक्स्ट के अंदर अपन ने देखा था कि कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है। शीट मैंने आपको कैसा बताया था, आपकी कॉपी का एक पन्ना ले लोगे ना, दैट विल वर्क एज अ शीट, है ना। द वन पेज ऑफ योर कॉपी विल वर्क एज अ शीट। लेकिन अगर आप पूरी कॉपी की बात करते हैं, पूरी नोटबुक की बात करते हैं, तो पूरी नोटबुक जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगी बच्चों, दैट विल बिहेव एज प्लेट। वो किसकी तरह बात करेगी, बिहेव कैसे करेगी, प्लेट की तरह बिहेव करेगी। ये बात ध्यान में रखना। तो ये बात ध्यान में रखें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शीट एंड प्लेट। तो शीट डज नॉट हैव वॉल्यूम बट अ प्लेट हैज। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, है ना। तो शीट के पास में कोई वॉल्यूम नहीं होगा लेकिन प्लेट के पास में होगा। लेकिन हम यहाँ पर कौन सी प्लेट ले रहे हैं वो भी समझने वाली बात है। हम ले रहे हैं कंडक्टिंग प्लेट। अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसके कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग प्लेट के कारण कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाना चाहिए, वॉल्यूम में जाना चाहिए या फिर उसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आंसर है कंडक्टर होने के कारण वो सारा का सारा चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए तो काम करते हैं। इस बार डायरेक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो आप डायग्राम कौन सा बनाएंगे, तो जो लास्ट वीडियो में अपने डायरेक्शन का डायग्राम बनाया ना बच्चों, वो आप कॉपी कर लीजिएगा। दैट डायग्राम विल वर्क एज डायग्राम फॉर डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम को शो करने के लिए हमने इसको कुछ ऐसा शो कर दिया है। देखिए, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो जानी चाहिए और यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए। तो चार्ज को अपन ने शो कर दिया बच्चों। और ये ध्यान में रखो कि अगर कुछ ऐसा काम है तो आप, है ना, अपने रूम की एक वॉल को थोड़ा सा दिमाग में रखें। वॉल क्या होगी, एक प्लेट की तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा डस्टर का बच्चों। डस्टर जो है इट विल बिहेव एज अ प्लेट, है ना। ये बिहेव करेगा प्लेट की तरह। कैसे बिहेव करेगा, तो हम बोलते हैं कि अगर एक कंडक्टर होता तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर होता लेकिन इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा गॉसियन सरफेस की, तो गॉसियन सरफेस जो है वो यहां तक ही काम करेगी, या फिर थोड़ा सा अंदर ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लेकिन आर पार नहीं गुजरेगी, ये ऐसा नहीं जानी चाहिए गॉसियन सरफेस। क्यों नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बीच में तो किसी तरीके का कोई चार्ज है ही नहीं। प्लेट के वॉल्यूम में थोड़ी कोई चार्ज है बच्चों, है ना। कंडक्टर के वॉल्यूम में कोई चार्ज होता ही नहीं है, फ्री चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमने इस चीज को ध्यान में रखा और गॉसियन सरफेस को फॉर्म किया, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है और जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसका एरिया अगर s है तो हम कह सकते हैं कि इस पार्ट को अगर q चार्ज दिया गया होता तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता, q डिवाइडेड बाय s होता। फिर इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे फॉर्म करेंगे, ऐसा, ये ऐसा आप गॉसियन सरफेस फॉर्म करेंगे। ये यहाँ पर वो P पॉइंट होगा जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट जो है वो गॉसियन सरफेस का वो अंदर है, इनसाइड द प्लेट है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ दो एरिया से ही भी काम कर सकते थे, एक, दो और ये तीसरा। तीसरा लेने की जरूरत नहीं थी। आप तीसरा लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर इसे S1 सरफेस मान रहा हूँ, इसे S2 सरफेस मान रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, ऐसा। और ये सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है, इसका एरिया भी इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा वन की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 0 डिग्री। जबकि यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही काम करने वाला है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है S2 के लिए, लेकिन एरिया वेक्टर कहाँ की ओर काम कर रहा है, पता चल रहा है। वर्टिकली अपवर्ड ले जाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों तो हम बोलेंगे ये S3 पार्ट है।
इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। इसके लिए हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ लगाएं। तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। हाँ भाई, गाउस लॉ क्या बोल रहा है भाई अपन को, ये बोल रहा है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो बोल रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा वो देखो बच्चों। तो हमने इसको सॉल्व किया, इसके 3 पार्ट करने थे। तो पहला S1, जैसे ही आप 3 पार्ट करोगे क्लोज इंटीग्रेशन हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा 1 लिख दूं क्या। फिर S2 के लिए ई डी एस कॉस थीटा 3, S3 के लिए ई डी एस कॉस थीटा 3, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ये थीटा 2 आएगा, इज इक्वल्स टू क्या, समीशन क्यू, जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं उसको चार्ज क्यू दिया हुआ है। ठीक है, हो गया डन। चलिए काम करते हैं, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू रखेंगे, लेकिन थीटा 3 वाले के लिए हम ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे। थीटा 3 के लिए हम क्या करने वाले हैं वो समझिए, हमने कुछ ऐसा लिखना है, ई डी एस कॉस थीटा 3 इज इक्वल्स टू 0। बताओ भी मैंने ऐसा क्यों लिखा इसकी जगह। ये थीटा 3 जो S3 सरफेस रिलेटेड है, यहाँ पर अपने 0 क्यों लिखा। तो इसका आंसर भी हम देंगे क्या भाई, since the part S3 or the area S3 is inside the conductor where there is no charge, ठीक है, वहां कोई चार्ज नहीं है। ठीक, चार्ज नहीं तो फिर फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमने क्या लिखा, since there is no charge inside the conducting plate, ये लिखना ही पड़ेगा बच्चों। So the flux length would be 0, that will be the answer। okay, और थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन S1 सरफेस के लिए लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा 1, देखो बच्चों थीटा 1 कितना डिग्री है, 0 डिग्री है क्या, तो कॉस 0। फिर S2 सरफेस देखो, ई डी एस कॉस, देखो कितना डिग्री दिखेगा आपको, ये S2 सरफेस है, आपको यहाँ पे थीटा 2 देखना है। देखो भाई इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपने लिख दिया 90 डिग्री इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो सॉल्व करते हैं, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, हटाओ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, E और ds S1 सरफेस के लिए इज इक्वल्स टू कितना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करो बच्चों, E को तो बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ ds का इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन करोगे तो s आएगा, तो ये हो जाएगा es इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ES इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए, फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या आएगा, S का डिवाइड लग जाना चाहिए। तो ये होगा Q डिवाइडेड बाय S एप्सिलॉन नॉट, Q बाय S सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पता चल रहा है कि बच्चों ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर था। इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी लास्ट वाले वीडियो में निकाला है, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, व्हेन यू आर यूजिंग अ शीट इट शुड बी दैट देयर विल बी 2, बट व्हेन इट इज अ प्लेट इट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वहां से 2 हटा दीजिएगा। चलो वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया, डायरेक्शन देखें तो लास्ट वाला वीडियो देखो बच्चों। ठीक है, तो वहां पर भी अपन ने देखा था कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, तो अगर ऐसा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। इस तरीके से ये काम होने वाला है। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चीज को ध्यान में रखें। डन।
चलिए अब ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ कैसे काम करेंगे। तो ग्राफ में पहले तो देखो कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको दिख रहा है वहां पर कि कहीं डिस्टेंस वाला पार्ट आ रहा है? नहीं बच्चों, कहीं आर नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर E वर्सेस R का कर्व बनता, E और R के बीच का कर्व बनता, दैट शुड बी a स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइक दिस, इंडिपेंडेंट कर्व। और अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बोलूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो फिर ग्राफ ऐसे जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगे। अभी भी जिन बच्चों को बुक नहीं मिल रही है आरबीएससी की, मैं सीबीएसई वाले बच्चों को भी बोलूंगा कि प्लीज एक बार के लिए आरबीएससी की बुक को देखिए, क्योंकि वहां के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत काम आने वाले हैं आपके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आरबीएससी के हैं वो वाकई में बेहतरीन है। और आपके अब सिलेबस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गए, तो आपकी बुक में नहीं है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहाँ से ले सकते हो? आरबीएससी की बुक से। और जिन बच्चों को आरबीएससी की बुक नहीं मिल रही है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके पास में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उनके ऊपर मैसेज कर दो, आई विल फॉरवर्ड दैट बुक टू यू। ओके, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है।